मिस्टर नायर, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी जिस तरह से ये पॉलिसी विच वाज मच अवेटेड, द न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ऑफ कोर्स फाइनली इट्स सीन द लाइट ऑफ द डे। पहले तो आप बताइए सर किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज ये सेक्टर के लिए खोलती है और आपकी कंपनी के लिए इसका क्या मायने होगा? जी, जो ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अनाउंस हुई है, ये काफ़ी इंटेलिजेंटली डिज़ाइंड पॉलिसी लग रही है। सबसे अच्छी बात इसमें जो है ये है कि इन्होंने जो सारे मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश की है जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो 7 मिनिस्ट्रीज हैं, इनके अंडर में देयर आर 30 डिफरेंट सिस्टम्स एंड लॉज विच कम्स, एंड ये सारे हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसकी ये जो इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी है, इससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा, वेदर आप लॉजिस्टिक ऑपरेटर हो या लॉजिस्टिक्स यूजर हो। सो ये काफ़ी अच्छी है। और जो टोटल नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की हम अभी जो ड्राफ्ट आई है वो देखेंगे तो इन्होंने एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया है। जहाँ पे आप जब एक असेट क्रिएट करते हैं उसको कैसे बेस्ट यूज किया जाए उसका, और जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं उसको कैसे एफिशिएंट किया जाए, and by reducing wastages and improving the utilization of the assets। ये काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई है। एंड जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन किया है इसके वजह से बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ ऑपरेशंस मिलेगा हमको। ओके, जो या बिल्कुल। सॉरी। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ पर दिख रही है क्लियरली। इससे कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इंडिया में कम हो जाएगी जिसका बेनिफिट ऑफ कोर्स कंपनीज को मिलेगा। बट सर इन क्वांटम अगर हम इसको आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे एज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इसका कितना फ़ायदा आपको दिखता है फॉर द कंपनी इन अ शॉर्ट और लेट्स से मीडियम टू लॉन्ग टर्म? देखिए, इसमें एक जो उन्होंने किया है वो है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसपे उनका फोकस है। और कोई भी चीज जब आपको स्केल करनी पड़ती है या एफिशिएंट बनानी पड़ती है तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी होता है। हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लॉजिस्टिक्स सेक्टर की वो है बहुत मेजर पोर्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड। सो देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन एज ऑफ नाउ। This standardization will bring in a lot of commonalities between all the operators, एंड इसकी वजह से एफिशिएंसीज बढ़ेंगी और जो हमारी आज कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट थोड़ी कम होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, हम कस्टमर्स को अच्छे प्राइस ऑफर कर पाएंगे। और इसके होते जो फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में जा रही है वो शायद थोड़ी और सस्ती हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेटर्स हैं जैसे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स हैं, हमको भी उसमें फायदा होता है। क्योंकि हर टाइम जब कॉस्ट बढ़ता है हम पास ऑन नहीं कर पाते हैं कस्टमर्स को। तो ये इसमें हेल्प करेगा हमारे कॉस्ट रिडक्शन में और प्रॉफिट इंप्रूवमेंट में। ओके, क्या क्वांटम एक्सपेक्ट करते हैं सर इस पॉलिसी के फुल फ्लेजेड होने में? कंपनी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है? इफ यू कैन गिव अस अ परसेंटेज, इसका क्या मायने होगा मार्जिन्स, एज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में? नाउ सॉरी एज ऑफ नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अभी तक डिटेल्स आए नहीं है पॉलिसी के कि कौन कौन से चीजों में क्या क्या होने वाली है। क्या पावर सेक्टर में कुछ करने वाले हैं, फ्यूल के उसमें कुछ होने वाला है। तो आई थिंक वो आएगा तो कुछ कोशिश कर सकते हैं एस्टिमेशन की। पर ये तो कह सकते हैं कि जो गाइडलाइंस है ये काफी पॉजिटिव है एंड मोटिवेटिंग है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए। ओके, फेयर इनफ। तो डेफिनेटली यहाँ फ़ायदा होने वाला है। क्या एग्जैक्ट हो गए वो डिटेल्स आने पर समझ में आएगा, तब एस्टिमेशन लगाया जा सकता है। सर ये बताइए कि इस वक्त आपका मार्केट शेयर कितना है ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर? गोइंग फॉरवर्ड 2-3 साल में कैसे उसको आप बढ़ा रहे हैं? प्राइमरी ड्राइवर क्या होगा उस चेंज के लिए? और कंपनी का अब आगे ग्रोथ प्लान्स क्या है? कैसे एग्रेसिवली आप इस स्पेस में लीडर बनेंगे? सो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर लेते हैं तो करीब 5 से 5.5 लाख पैलेट पोजीशंस हैं इंडिया में, जिसका अराउंड 20% कैपेसिटी हमारे पास है। और जो दूसरे हैं वो ज्यादा करके रीजनल ऑपरेटर्स हैं जिनके पास एक या दो वेयर हाउस हैं एज कम्पेयर टू 43 वेयर हाउसेस विच वी हैव। सो ये क्लियरली वी आर दी लीडर्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम इसमें पिछले 2 साल से एनीवेयर बिटवीन 75 to 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हमारा ये साल भी प्लान यही है कि हम इन्वेस्ट करते रहेंगे। इस साल हम थोड़ा इनऑर्गेनिक भी ग्रोथ करना चाह रहे हैं बाय लीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वेरेवर द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। तो उसमें भी हम फोकस कर रहे हैं। तो वी विल कंटिन्यू टू लीड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटिंग कैपेसिटीज एंड सर्विंग कस्टमर्स। आपने कहा इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली क्या मायने हैं सर इसके, और किस तरीके का अपॉर्चुनिटी होगी किस एरिया में? इफ यू कैन जस्ट बी मोर स्पेसिफिक।
बेसिकली कोल्ड चेन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे इंडिया में तो है नहीं अवेलेबल, तो हमको हमेशा ग्रीनफील्ड ही करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज को। पर अब हम ये देख रहे हैं कि कौन से कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल हैं जो कुछ हद तक हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, हम उसको मॉडिफाई करके लीज में ले सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म लीज में। तो वो हमने शुरू कर लिया, एक दो जगह पे छोटे वेयर हाउसेस को हमने लीज कर लिया है। सिमिलरली हमारे सर्विस ऑफरिंग में ड्राई एक सेगमेंट है जहाँ पे नॉन टेम्परेचर कंट्रोल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को हम सर्विस देते हैं। वहां पे भी हम लीज्ड वेयर हाउसेस ले रहे हैं, ए ग्रेड लीज वेयर हाउसेस जो अवेलेबल हैं, नॉर्मल नो टेम्परेचर कंट्रोल वाले, वो हम लीज कर रहे हैं। तो उस चीजों को हमने अभी असेस करके यूज करना शुरू किया है। सो कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग, इस पर आपका थोड़ा फोकस है यहाँ पर इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कौन सी कैटेगरी सर वेयर यू थिंक विल मेक अ सिग्निफिकेंट अपसाइड ऑन योर रेवेन्यू, लेट्स से इन द कमिंग क्वार्टर्स, कहाँ पर और कौन सी कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि आपकी मार्जिन्स भी इंप्रूव हो जाएगी? तो व्हाट आर यू बेटिंग ऑन व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रोथ ड्राइवर? देखिए, दो मेजर सेक्टर जो काफी प्रॉमिसिंग रही है हमारे लिए, एक है क्यूएसआर, द रेस्टोरेंट चेन्स वाली जो बिजनेस है रेस्टोरेंट्स की, वो, और एक दूसरी है आइसक्रीम की, क्योंकि हम कोल्ड चेन में हैं तो आइसक्रीम ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ऑलमोस्ट द वॉल्यूम इज गॉन अप बाय 40-50%। तो वो ये दो सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग है इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में हमको लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो काफी कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे बिजनेस में, और ई कॉमर्स, ये दो थोड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं। ओके, फेयर इनफ। वेरी क्विकली सर, सेगमेंट वाइज अगर हम देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड ऑल्सो ऑन एबिट लेवल रजिस्टर्ड प्रॉफिट एक्चुअली, इसका वजह क्या थी और क्या एक्सपेक्टेशन रखें FY23 में? क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा सर? जी, ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। इसकी मेन रीजंस ये हैं कि हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डाली थी, स्नो लिंक, जिसमें हम छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को ऑनबोर्ड करते हैं और उनको हमारे एंड टू एंड सर्विस ऑफरिंग का हिस्सा बनाते हैं। उसमें हमारे काफ़ी 100 से ज़्यादा ट्रक कनेक्ट हो चुके हैं और उनको हम रन करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। तो वो एक असेट लाइट मॉडल हमने क्रिएट किया है, तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। दूसरा, हमारा यूटिलाइजेशन अच्छा काफ़ी चल रहा है, हम 89-90% पे यूटिलाइज रख रहे हैं सारे वेयर हाउसेस को। सो ये दो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेंगे, इसमें विजिबिलिटी है। ओके, एंड जो ट्रांसपोर्ट डिवीजन की आप बात कर रहे थे, इस वक्त कितना व्हीकल्स आप खुद ओन करते हैं? हाउ मेनी आर इन यूज सर? 260 व्हीकल हम ओन करते हैं और करीब 140 व्हीकल हम लीज पे लेते हैं, रेगुलर लीज पे, और नीड बेस्ड व्हीकल अलग से करीब 70-80 व्हीकल लेते हैं। तो एनीवेयर बिटवीन 470 टू 500 ट्रक्स टोटल वी बट ऑपरेट। सर मैं क्विकली जानना चाहूँगी, इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है अपडेट? क्या फर्दर एक्सपेंशन प्लान्स हैं? आपकी पैलेट कैपेसिटी इस वक्त कैसी है? व्हाट आर द काइंड ऑफ प्लान्स इन इन्वेस्टिंग टू फर्दर एंटर इनटू दिस डोमेन? ऑल्सो PLI स्कीम्स आई हैं सरकार की तरफ से, वहाँ पर क्या आपका और रुझान होगा? देखिए, हमारी पैलेट कैपेसिटी 1,30,000 पैलेट्स की है अभी, और हम लोग 89% यूटिलाइजेशन में हैं। करीब 1,15,000 पैलेट पोजीशंस ऑलमोस्ट यूटिलाइज्ड हैं, और ट्रक्स हमारी सारी ऑपरेशनल हैं, सो वहाँ पे हम 100% यूटिलाइज्ड हैं। इन केस ऑफ एक्सपांशन, हमने कैलकाटा में एक 3.5 एकड़ जमीन खरीदी है जहाँ पे हम 9,000 पैलेट पोजीशंस का एक नया कोल्ड स्टोरेज बनाने वाले हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन हम अगले 2-3 महीने में शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि स्टील और सीमेंट प्राइस थोड़ा नीचे आए, तो अब थोड़ा सा वो अफोर्डेबल लग रहे हैं, तो हम उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे 2-3 महीने में। सो वो एक एक्सपांशन है। बैंगलोर में हम एक लार्ज ड्राई वेयर हाउस लीज में लेके उसको फार्मास्यूटिकल कंपैटिबल बना रहे हैं, तो वो एक दूसरा एक्सपांशन है। एंड मे बी वी विल बिल्ड वन मोर वेयर हाउस समवेयर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. So these are the expansion plans. We will be investing anywhere between 75 to 100 crores in next 12 to 18 months time. Okay. ये expansion है जी। ओके, 75 से 100 करोड़ तक आप अगले 15-18 महीने से 2 साल तक में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कंपनी के ओवरऑल प्लान्स और ये सेक्टर में जो बजिंग बात है वो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, उसका क्या असर आपकी जैसी कंपनी पर होगा। ऑल राइट।